पूर्व नागपुर इस बार हॉट सीट बनती जा रही है। यहां से कृष्णा खोपड़े लगातार 3 बार से आमदार बनते आ रहे हैं। यही वजह है कि इस बार ये सीट एनसीपी शरद गुट के पास ये सीट गई है, जिस वजह से यहाँ मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बता दें कि एनसीपी शरद गुट ने दुनेश्वर पेठे को अपना उम्मीदवार बनाया है। दुनेश्वर पेठे नगर सेवक रह चुके हैं, साथ ही समाज सेवा में भी वो अग्रसर रहते हैं। यही वजह है भाजपा के लगातार 3 बार के आमदार कृष्णा खोपड़े को यहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और सभी बड़े भाजपा नेताओं की मदद चुनाव प्रचार में ली जा रही है। जब दुनेश्वर पेठे से हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने बातचीत की तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो भाजपा के प्रत्याशी को पसंद नहीं आएगा। दुनेश्वर पेठे ने हमें बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले 15 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ रोजगार की कमी, शिक्षा का गिरता स्तर, गंदगी, पानी की समस्या, सड़कों की खस्ता हाल, बरसात में जल भराव इत्यादि समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और महायुति लाडली बहना योजना को लेकर भी महाविकास अघाड़ी पर निशाना साध रही है। एमबीए के खिलाफ ये नैरेटिव फैला रही है कि अगर महाविकास अघाड़ी सत्ता में आ गई तो महायुति सरकार की सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। दुनेश्वर पेठे ने कहा कि कोई योजना बंद नहीं होगी, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिलता, वो डायरेक्ट जनता को लाभ दिया जाएगा। साथ ही लड़की बहना योजना पर महायुति के नेता मंत्री इसके प्रचार प्रसार में अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि ये पैसा महिलाओं के हित में खर्च किया जा सकता था, उन्हें और अधिक लाभ दिया जा सकता था, लेकिन योजना से ज्यादा तो प्रचार प्रसार पर ही खर्च कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही महिलाओं को हर महीने 1500 नहीं बल्कि 3000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ी योजनाएं शुरू की जाएंगी। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे दे सकते हैं, इसकी योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही किसानों की कर्ज माफी से लेकर एमएसपी इत्यादि सब कुछ महाविकास अघाड़ी की सरकार के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महायुति केवल नैरेटिव फैला सकता है, हमारे खिलाफ खबरें प्लांट करवा सकता है, लेकिन सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता है। हम जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है कि कौन सी सरकार काम करती है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। आप भी देखें दुनेश्वर पेठे ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या कहा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे दुनेश्वर पेठे जी हैं। खैर, बहुत सारी चर्चा करेंगे। इससे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनेश्वर जी, पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में? नहीं, कुछ नहीं, बस देखिए, दर्शक हैं और दर्शकों को थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी होता है कि हम थोड़ा सा उनके बारे में जानें, तो वही चीज़ हम जानना चाहेंगे। आप थोड़ा सा बताएं, आप अपनी एजुकेशन, अपनी बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा, प्लीज़। मैं दुनेश्वर पेठे जी, मेरा रहना ह्यूरी लेआउट में है। बिल्कुल। ह्यूरी लेआउट में एक 20 साल के और से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ह्यूरी लेआउट में। उसके पहले हम पड़ोई नगर झोपड़पट्टी में रहा करते थे जी। एजुकेशन भी कम ज़्यादा में बीए तक के कर लिए। बिल्कुल। एक हाथ बार 12वीं में फेल, एक हाथ 2 बार 10वीं में फेल, इस तरीके से ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिए। बाकी व्यवसाय से जुड़े बहुत सारी नौकरियां अलग अलग समाज के जी। लोगों के पास में धंधे काम करके हमारा ऐसा प्रवास बहुत डेंजर रहा जी। तो उसके बाद में फिर ऐसा लगा कि भाई समाज का कुछ देना है हमें। समाज का जो कर्जा है वो कर्जा कहीं ना कहीं देने का है। तो इस बहाने कोई संस्था के माध्यम से हम चलते रहे जी। संस्था के माध्यम से हर एक की नीड हम पूरी नहीं कर पाते थे। कोई काम समस्या वो सुलझा नहीं पाते थे, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ये समाज को न्याय देने का अगर काम करना है तो जब तक के सरकार की जोड़ नहीं रहेगी, सरकार का साथ नहीं रहेगा, सरकारी यंत्रणा अपने साथ में नहीं रहेगी, तो तब तक के न्याय देना होगा नहीं। इसलिए हमने फिर महानगर पालिका इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल। महानगर पालिका का इलेक्शन 2007 में लड़ा, 2012 में लड़ा, बिल्कुल, फिर 2017 में लड़ा। तो ऐसी हमारी अवस्था रही। 2017 में हम नगर सेवक चुन के आए, सिर्फ अकेले रहे। पार्टी ने फिर उसी समय हमें एक दायित्व दिया जो नागपुर में शहर का संगठन बढ़ाने का काम में आया। शहर अध्यक्ष बनने के वजह से मुझे एक चांस मिला कि हर एरिया में जाके मैं काम कर पाया। हर जाति धर्म के लोगों को पक्ष संगठन में जोड़ने का काम किया। वो जोड़ने के बाद में एक पूर्व नागपुर विधानसभा, ऐसा लगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे अपन रहते हैं वो विधानसभा क्षेत्र में 15 साल से 20 साल से कोई प्रतिनिधि है। वो प्रतिनिधि ने वहाँ की जनता को
किसी भी प्रकार का न्याय नहीं दिया। हम्म, इसलिए हमने ये आंखें बंद करके अन्याय देखते रहना, उससे अच्छा उन लोगों को न्याय देने का काम हम लोगों ने विधानसभा के इस इलेक्शन में लड़कर न्याय देने का काम हम करने जा रहे हैं। मेरा जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आपका जो पूर्व नागपुर है, पूर्व नागपुर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा यानी कि हिंदी बेल्ट माना जाता है। इसके अलावा थोड़ा भाजपा का भी अच्छा खासा यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद भी आप नगर सेवक चुन के आए, मतलब पूरा भाजपा में यहाँ का वातावरण है। ऐसे वातावरण में आप नगर सेवक चुनकर आते हैं, नगर सेवक बनते हैं, फिर लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो ये सब कैसे आपने किया? ऐसा है, यहाँ पे ये पूर्व नागपुरी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जी। जिसमें हर समाज के, हर धर्म के लोग हैं। यहाँ पे मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, मुस्लिम, एससी, हलबा, छत्तीसगढ़ी भाई, ऐसे सारे प्रमुख समाज है। उसके बाद में फिर एसटी, एनटी, नावी समाज के, माड़ी समाज के, ऐसे सारे लोग हैं। लेकिन ये काम करते वक्त हमने संगठन में काम करते समय सभी समाज के लोगों को जोड़ने के वजह से यहाँ पे भी हम महानगर पालिका में नगर सेवक बनने का 75,000 लोक संख्या का जो प्रभाग था उसमें यश मिला। और ये यश मिलने का सिर्फ और सिर्फ कारण कि यहाँ के लोगों की के साथ में कनेक्टिविटी होने के वजह से बिल्कुल ये साध्य हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मेरा जो बड़ा सवाल है वो आ जाता है आपके जो अभी आमदार हैं, जो वर्तमान में आमदार हैं, कृष्ण खोपड़े जी। यहाँ पर वो लगातार 3 बार से वो जीते आ रहे हैं, यानी कि उनकी हैट्रिक हो चुकी है और चौथी बार वो फिर से यहाँ पर मैदान में है। और आपका जो मुकाबला है 3 बार के आमदार से है, ये बहुत बड़ा सवाल है, उनसे कैसे निपटेंगे आप? यहाँ पे जो आमदार है जी, वो 3 टाइम के, मतलब 15 साल से वो यहाँ पे आमदार की कार्यरत है। बहुत सज्जन व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, लेकिन अच्छे व्यक्ति होना और जनता की समस्या दूर नहीं होना, ये दोनों अलग बात है। अच्छा रहूं और किसी का मैं काम नहीं करूं, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा उसी को बोलेंगे कि जो जिस चीज का बीड़ा उठाया, जिन जनता को सामाजिक तौर पे या उनको सारी चीजों में वो न्याय देने का काम, जैसे यहाँ पे रोजगार, अब वो ऐसा देखने में आता कि आमदार साहब के लड़के ही बेरोजगार है, तो तब हमें ऐसा लगा कि भाई इनके बच्चे बेरोजगार है तो फिर सर्वसामान्य के बच्चे का क्या। तो वो बच्चों के लिए, वो एजुकेटेड बच्चों के लिए जिसने जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनका कुछ तो होवे। बहुत बड़ा विकास करना, वो विकास के नाम पे वोट मांगना, बड़े बड़े फ्लाईओवर बना लेना, वहाँ पे हजारों करोड़ रुपए के खर्चा करके काम करना, ठीक है, अच्छी बात है, वो खर्चा किया, लेकिन उसके पहले की क्या जरूरत है। यहाँ का पूर्व नागपुर का युवा 25 साल यहाँ पे एजुकेशन लेता है, 20 साल 25 साल एजुकेशन लेता है। जब उसको अपने माँ बाप के साथ में रहने का समय रहता, तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज नहीं होने के वजह से, उसको पास में रोजगार नहीं होने के वजह से उसको कहाँ जाना पड़ रहा, मुंबई जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा, पुणे जाना पड़ रहा, गुजरात जाना पड़ रहा। बराबर। यहाँ के कुछ एक टाटा एयरबेस, वो फॉस्कॉन, ये ऐसे सारे प्रकल्प जो यहाँ पे महाराष्ट्र में लगने वाले थे, वो यहाँ से उधर चले गए। पूर्व नागपुर एक व्यापारियों का भी गढ़ है। अपन हिंदी भाषी बोलते, लेकिन वो हिंदी भाषी सारे के सारे व्यापार करने वाले, उनको अगर उद्योग में, उनके व्यापार में अगर चालना मिलती थी तो यहाँ पे हजारों रोजगारों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन वो नहीं हुआ। वो नहीं करने का उसके पीछे का रीजन जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी मंशा नहीं है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगह MIDCs बनाया, जगह जगह पे तालुका लेवल पे MIDCs, नागपुर में भी है, लेकिन जहाँ है तो वहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं है। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेल्ट है, चाहते तो यहाँ पे उद्योग को बढ़ाने का काम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उद्योग हो नहीं सकता। उसका कारण ऐसा है कि
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम्म। 12 रुपए से ऊपर, हम्म। ये प्रति यूनिट। ये बिल्कुल है, आपके नागपुर में इलेक्ट्रिसिटी बड़ी महंगी है। यहाँ से 60 किलोमीटर जाओ हम्म। तो 5 रुपए के नीचे है। हम्म। तो हजारों यूनिट जिसका कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का है, जी जी, उसका बिल ही बहुत ज्यादा है। उसका बिल ही। तो अगर अपना व्यापार बढ़ाना है या अच्छा व्यापार करना है तो वो यहाँ से वो 60 एमपी किलोमीटर जाएगा, दूर जाएगा, बिल्कुल एमपी जाएगा या इधर उधर के इधर छत्तीसगढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी अवस्था यहाँ पे जो असमानता, जो विकास के नाम पे असमानता पैदा हुई, उसके वजह से हुआ। यहाँ पे मजूर वर्ग है। अब मजूर वर्ग तो ठीक है, वो मजूरी करता है, अनस्किल्ड लेबर है, उसके वजह से वो जैसे तैसे अपनी मजूरी करके अपने जीवन बिल्कुल वो चला रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसके बच्चों का क्या? यहाँ 15 साल से महानगर पालिका भाजपा के हाथ में, और इस 15 साल के कार्यकाल में महानगर पालिका की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो यहाँ पे स्कूलें थी, वो स्कूलें सारी बंद हो गई। अब वो मजूर का बेटा वो कहाँ पढ़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि स्कूलें बंद हो गई। प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। प्राइवेट स्कूलें बनी जी। प्राइवेट स्कूल का सीबीएसई पैटर्न का एजुकेशन अच्छा है, अच्छा, लेकिन उसकी कमाई नहीं है। कमाई जी जी। अब वो मजूर का बेटा मजूरी रह गया। इसका ये प्रतिनिधि का ड्यूटी थी कि उन्होंने ये सारी चीजें करना चाहिए था। अब एजुकेशन में लोग, यहाँ पे आरोग्य का विषय है, यहाँ पे डंपिंग यार्ड है। सिटी में डंपिंग यार्ड नहीं रहता, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तब की जब वो डंपिंग यार्ड था तो तब की लोक संख्या 5 लाख थी, आज लोक संख्या 40 लाख है। लोग बढ़ गए, डंपिंग यार्ड बढ़ गया, कचरा आना बढ़ गया, वहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उसका साइंटिफिकली किसी भी प्रकार से उस कचरे का डिस्पोज करने का कोई यंत्रणा नहीं। बिल्कुल। बहुत सारे कंपनीज आई वहां पे कि वो कचरा हटाएंगे, उसको उससे कुछ बिजली पैदा करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। नहीं। तो इसके वजह से आरोग्य की समस्या पैदा हुई। आरोग्य की समस्या पैदा होने के वजह से वो गरीब हॉस्पिटल में जा नहीं पा रहा। बिल्कुल। वो हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जा रहा कि वहां पे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल है तो वो है दक्षिण नागपुर में, दूसरा है तो मध्य नागपुर में। अगर तुम इतना हजारों करोड़ रुपए का विकास के नाम पे जो खर्चा कर रहे हो, तो कुछ परसेंट वहां से निकाल के हॉस्पिटल का काम करते। बिल्कुल। तो हॉस्पिटल नहीं कर पाए, और ये सारी असमानता होने के वजह से, एकदम गरीब होने की वजह से वो क्राइम के तरफ बढ़ गया। अब वो क्राइम के तरफ बढ़ने से यहाँ पे गुंडाराज की जैसा काम हो गया। नागपुर महानगर पालिका में सत्ता उनकी, महाराष्ट्र में सत्ता उनकी, देश में सत्ता, केंद्र में उन्हीं की सत्ता। बिल्कुल। वहां का भी गृह मंत्री उनका, यहाँ का भी गृह मंत्री उनका, और यहाँ पे कॉर्पोरेशन की सारी सिस्टम। इतना सारा होने के बावजूद भी आखिर आम जनता को क्या मिला? बिल्कुल। पूर्व नागपुर की जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए, अब इसी पे मेरा एक सवाल और आ जाता है। मेरा सवाल ये है कि 2009 में वो जीते, फिर 2015 में जीते, 2019 में, और 24 के इलेक्शन में वो, यानी चौथी बार में वो लड़ने के लिए तैयार हैं। जो आपने परेशानी बताई है वो जाहिर सी बात है आम जनता को भी वो बिल्कुल फेस करनी पड़ रही होगी, लेकिन उसके बाद भी जो जनता है क्यों किसी दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाई, उन्हीं पे बार बार भरोसा दिखा रही है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है जनता के ऊपर भी, बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो आपके जो पिछले उम्मीदवार रहे उनके ऊपर भी, कि वो क्या जनता के बीच में ऐसी चीज़ें नहीं लेके जा पाए ताकि वो कृष्ण खोपड़े के खिलाफ अच्छे से वो चुनाव लड़ सके। ऐसा नहीं है जी। जो भी इसके पहले उम्मीदवार लड़ा वो अच्छा ही उम्मीदवार था, विजन थे ही उनके, लेकिन जहां तक है मुझे ऐसा लगता है कि संगठन की कमजोरी, पैसे का अभाव, वो होना, वो एक ज्यादा मायने रखता। बिल्कुल। भाजपा का उम्मीदवार के पास में बहुत ज्यादा खर्चा करने को है, उनके पास में संगठन मजबूत हो गया, और जो दूसरा अपोजिट वाला उम्मीदवार था
वो उम्मीदवार के पास में वो सारी व्यवस्था नहीं थी, संगठन नहीं था। यानी कि जो चुनाव है वो पैसे से लड़ा गया। बिल्कुल। हाँ। संगठन नहीं था। वो संगठन कोई भी कार्य, अभी हम जो लड़ रहे हैं हम संगठन के भरोसे लड़ रहे हैं। हमारे पास में वो संगठन मजबूती है, हमारे पास में हर बूथ में हर व्यक्ति वहाँ पे तैयार है। बिल्कुल। इसलिए हम यहाँ पे आज भी 73,000 की लीड होने के पश्चात भी जीत का विश्वास हमें है। बहुत बढ़िया। उसका कारण है कि 15 साल में जो उन्होंने जनता को दिया, गुनहगारी और किसी भी प्रकार की जनता के हित में निर्णय हो, ऐसे कोई काम नहीं हुए। विकास के नाम पे बड़े बड़े सीमेंट रोड बन गए, ब्रिजेस बन गए, लेकिन वो किसी उपयोग के नहीं रहे। जो जरूरत थी उसकी वो चीजें बन नहीं पाई। हॉस्पिटल होना चाहिए था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर होना चाहिए था। यहाँ पर एक पार्टी का फ्लाईओवर भी था, उसमें गड्ढे हो गए, नया फ्लाईओवर बना हुआ। बिल्कुल यही बात है कि इनके विकास में किसी भी प्रकार की सिर्फ खर्चा करना। 2014 में माननीय देश के पंतप्रधान मोदी जी ने वो उद्घाटन किया, 3 साल में वो ब्रिज बनना चाहिए था। प्रतिनिधि का निष्क्रियता के कारण वो नहीं बना। नहीं तो एक आमदार ने एक अधिकारी को बुलाया और बुला के उसको बोला कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्या पैसे स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही, क्या SRF पैसे नहीं दे रही, क्या CRF पैसे नहीं दे रही, क्या? जब पैसे हैं, जगह है, सारी चीजें हैं तो काम नहीं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने के लिए उसको जो काम है उसको काम को बढ़ाना, उसकी लागत बढ़ाने का काम हुआ और उस वजह से ये सारे जो गड्ढे, ये तो गड्ढे की बात कर रहे हैं आप, एक 30 मीटर का पैच ब्रिज का बनते बनते गिर गया। यानी बना आज से 2 साल पहले, आप विश्वास नहीं आता तो आप रिकॉर्ड पे देख लीजिए। नहीं बिल्कुल। और यही अगर भाजपा की सत्ता रहती, कांग्रेस की सत्ता, महाविकास आघाड़ी की सत्ता रहती थी तो पूरे महाराष्ट्र को सर पे उठा दिया। लेकिन इन्होंने नहीं हुआ, कुछ नहीं बोले क्योंकि मीडिया उनकी, आप लोग उनकी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपके पास नहीं आते। 100% वो नहीं है। आप जैसे सज्जन लोग तो कुछ है उसके वजह से तो टिका ही है, नहीं तो इतना बड़ा ये होना, या वो बनते बनते ब्रिज गिरना वो कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। वैसे उसी तरीके से अनियोजित खर्चा करना, अनियोजित तरीके से लोगों को प्रलोभन देके सत्ता में आना, अब ये सारी योजनाएं आप देख रहे हैं। योजना चलाना गलत बात नहीं है, योजना तो लेकिन उसको धरातल पर लाना वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आप योजना चला रहे हो, उस योजना में कोई चीज आप दे रहे हो तो उस चीज का उस आम जनता को जिसको दे रहे हो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो बेनिफिट में क्या दे रहे हैं? अभी एक अपने महाराष्ट्र में एक इमारत बांधकाम महामंडल है, बहुत अच्छा था, अच्छी बात है, क्योंकि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में। कॉन्ट्रैक्टर किसके? भाजपा के। दे क्या रहे हैं? जो साहित्य दे रहे हैं मेरे ख्याल से 6 चम्मच, 6 प्लेट, कुछ एक कटोरी, एक वो हेलमेट, एक रेडियम वाला वो जो मच्छरदानी टाइप का एक आधा जैकेट, वो यानी स्टैंडर्ड लगे, जो कि अब्रॉड में का लेबर है ये दिखना चाहिए करके। लेकिन उसको फैसिलिटीज अब्रॉड की जैसी नहीं है। बराबर। वो पेटी जो आज से 25-30 साल पहले हमारे दादाजी वगैरह रखते थे, वो पेटी आज बांटी जा रही है। अरे उस पेटी से अच्छा वो 5,000 रुपए की पेटी दे रहे या 7,000 रुपए की पेटी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे, वो और हजारों लाखों पेटियां बांट रहे पूरे महाराष्ट्र में। इतने पैसे से अगर कोई दूसरा प्रकल्प अगर खड़ा करते तो शायद वो जीवन भर उस मजदूर के वर्ग को न्याय मिलता था, उसको रोजगार मिलता था। बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपको पूरे रात लग जाएंगी
लेकिन वो समस्या इन्होंने जो पैदा की हुई जी तो आखिर क्या हो गया, 15-20 साल से भी ये यहाँ पे पूर्व नागपुर में रहने के बावजूद भी वो न्याय जनता को नहीं दे पाए। आखिर जनता भी पूछती कि आपको 15 साल हमने दिए, 15 साल आपको वोट दिए, तो आखिर हमें क्या मिला, हमारे बच्चों को क्या मिला? चलो समझो जी। मेरा एक और प्रश्न है। देखिए ये चीज़ तो आपने बताई कि आपने सारी चीज़ें बता दी हैं। एक क्योंकि अभी आपको भी वक्त हो रहा है, हम जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक जो सवाल है, आप अपने क्षेत्र में क्या ऐसी चीज़ें लेके जाने वाले हैं जो लोगों में बदलाव की स्थिति ला दे, आपके क्षेत्र को डेवलप कर दे, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाए? और इसके अलावा जो आजकल लाडली बहना योजना की ज़रूरत पड़ रही है, वो महिलाओं को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए हर चीज़ का। तो मतलब कहीं पे भी उनको भटकने की ज़रूरत ना पड़े और उनको पूरा अधिकार मतलब अच्छे से मिल जाए। जी। देखिए, जो योजनाएं चल रही है ना, वो योजनाएं कोई भी सरकार ने चालू किया तो समझ लीजिए कि अभी सरकार भी बदल गई तो भी वो योजना बंद नहीं होगी। चलिए, मतलब लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, ये बहुत बड़ा, बिल्कुल। क्योंकि देखिए इस पे बड़ा नैरेटिव फैलाया गया है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आती है तो महायुति की जो योजना है वो बंद हो जाएगी। ये गलत बात है। तो मतलब लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। आपकी योजना कितनी अच्छी है, बुरी है, अगर उसको अच्छे से पालन आप करेंगे, ये लाडली योजना अगर अच्छी है तो 100% बंद नहीं होगी, कोई बंद नहीं करेगा। लेकिन उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। महाराष्ट्र में लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाई कौन से समय? बिल्कुल चुनाव के समय में आई। चुनाव के समय। बिल्कुल। अगर चाहते तो आपको क्या प्रॉब्लम था? आपके पास 2.5 साल से सरकार थी, 2.5 साल से ला सकते थे आप। ये अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। बिल्कुल आपने लाया इलेक्शन के मुंह पे। बिल्कुल। और वो योजना लागू करने के बाद में आपने किया क्या? जितना पैसा आपने वो लाडली बहना को दिया उससे ज्यादा प्रचार में उससे कई ज्यादा अपने तीनों पार्टियों के नेता ने अपना प्रचार कर लिया। बिल्कुल, हर किसी ने अपना फिर इसमें योजना अच्छी है तो उसको प्रचार किस चीज के लिए होना? बराबर। वही 200-300-400-500 करोड़ क्या खर्चा किया उसमें प्रसिद्धि के लिए, अगर एक आधा लाडली बहनों को ही दे देना चाहिए, वो उल्टा बढ़ा के दे देना चाहिए। हम भी वो बोलते थे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसा नहीं किया। इनका इंटेंशन अच्छा नहीं रहा। कहीं ना कहीं इनको वो वोट हासिल करने थे, उनको ऐसा लगा कि इन बहनों को अपन ये 1500 रुपए दे देंगे और अपन अपना समय निकाल लेंगे, इनसे मत ले लेंगे, वोट ले लेंगे और बाकी देखते बनेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, जो मेरा एक और सवाल इसमें रहेगा, यह है कि लाडली बहना योजना जैसे आपने बोला कि बिल्कुल चालू रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन जो प्रचार पे पैसा खर्च हो रहा है, क्या आप लोग भी ऐसे ही खर्च करेंगे या फिर लाडली बहना योजना को और अच्छा बनाने के लिए उसमें खर्च करेंगे? जी, हम बिल्कुल उसके ऊपर, लाडली बहन योजना ये कंटिन्यू चालू रहेगी। उस समय की फाइनेंशियल क्या व्यवस्था रहेगी, अगर अच्छी रहेगी तो इससे और बढ़ के देंगे। बिल्कुल। लेकिन हम हमारे विचार से कभी हमारे को ये असेंबली जाने का समय मिला तो हम वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष को बोलेंगे कि भाई ये योजना जो है इसको तो चालू रखो, लेकिन उस महिला का 1500 रुपए में कुछ नहीं हो रहा। वो उसने अगर देखा जाए तो एक आदमी को खाने के लिए पैसे कितने लगते हैं ये आपको मालूम है। बिल्कुल बराबर। लेकिन हम लोग ये गवर्नमेंट इतना करोड़ों रुपए खर्चा वो प्रसिद्धि पे कर रहे हैं। समझ लीजिए कि 500 करोड़ रुपए अगर खर्चा करते हैं तो हम उस 500 करोड़ रुपए का, लाडली योजना बहुत अच्छी है तो उसको प्रसिद्धि की जरूरत नहीं, अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए पैसा खर्चा करना तो अपना खर्चा करो, लेकिन ये 500 करोड़ रुपए उस महिलाओं के लिए जो आज हम दान दिए जैसे कर रहे हैं, कल उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट लाके अच्छे प्रोजेक्ट लाएंगे और उस प्रोजेक्ट को लाने के बाद में उनको उनके हक का, अधिकार का रोजगार देंगे, जिससे वो मुझे गवर्नमेंट दे रही है ये न बोलते हुए वो खुद बोलेंगे कि मैं पैसे, मेरे हक का पैसा है, मैं कमा रही हूँ। बिल्कुल। तो वो कमाने का उसके चेहरे पे उस समय वो खुशी ज्यादा रहेगी जो इस 1500 रुपए से नहीं है।
तो उसको अगर माँ को, उस बहन को, वो उस बहन के बेटे को अगर नौकरी रोजगार मिल जाए तो ये उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो हम दर्शकों को दोबारा से बता दें कि अभी जैसे कहा कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, इसके अलावा उनको और सम्मान देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाएंगी ताकि उनको आगे भी कुछ रोजगार की स्थिति पैदा हो सके और कुछ अच्छी चीज़ें उनको मिल सके और सम्मानजनक स्थिति उनकी आ सके। मेरा एक और जो सवाल है, अंतिम सवाल हम इसको ले लेते हैं, आपका बिल्कुल टाइम हम जाया नहीं करेंगे। अंतिम सवाल ये है, जैसे आपने शरद पवार जी की तस्वीर यहाँ पर पीछे लगाई हुई है, देखिए ये सीट जो होती थी हमेशा कांग्रेस की रहती थी, एनसीपी में सीट आना ये बहुत बड़ी बात है अपने में, और उसके बाद आप पर भरोसा जताना ये भी बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, आप भरोसे पर पूरी तरह से कायम उतरेंगे और बिल्कुल आप मतलब हमारी तो आपके ऊपर एक वो रहेगी कि आप ये जीत कर भी आएँ और जो आपने बताई ये चीज़ें ये बिल्कुल हो, और हम फिर से सवाल करें आपसे अगर नहीं होंगी तो। देखिए, इन्होंने जो विश्वास किया है आप पे और कांग्रेस से जो आपने सीट छीनी ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कैसे किया आपने? देखिए, पवार साहब एक सुलझे हुए 60 साल का राजकीय अनुभव बिल्कुल होने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल। देश किधर जा रहा है, देश की हवा किधर जा रही, वो देखते से ही उसका रूप भाप लेते। बराबर। पवार साहब, अब लोकसभा में आप देखिए, हमारी पार्टी टूटने के बाद में 56 में से 54 में से 10-15 आमदार बचे हमारे पास जी। वो आमदार जाने के बाद में, नया चुनाव चिन्ह आने के बाद में भी उन्होंने पार्टी को खड़े करने का काम किया। वो पैरेलल व्यवस्था उनके पास में थी या नहीं भी थी, तो वो उन्होंने उतने दिनों में, वो हमें पता था कि लोकसभा के इलेक्शन अभी नजदीकी है, तो विरोधी पक्ष ने तो हमारे साथ में वो नुकसान कर ही दिया पार्टी तोड़ के। जी। तो लोकसभा में हमारे इसके पहले 4 लोकसभा के सांसद थे, लेकिन वो उन्होंने बड़े ताकत लगा के, शक्ति लगा के उन्होंने 4 खासदारों पे 8 खासदार कर दिए। बिल्कुल। और 10 लड़ा के इसका फायदा कांग्रेस और यूबीटी को भी हुआ। और एक विशेषता ये रही कि लोग 20 लड़ाते हैं तो 10 आते हैं, लेकिन इन्होंने 10 लड़ा के 8 लाए। और उसी तरीके से जो आज मुझे उम्मीदवारी दी, वो उम्मीदवारी मेरे कार्यकर्ताओं का संगठन देख के दी, ना कि दुनेश्वर पेठे को दी। यहाँ पे दुनेश्वर पेठे के रिलेशंस कैसे हैं, उस रिलेशंस वाले लोग कौन से हैं, उनको देख के दी। बिल्कुल।